इस वीडियो में आपको 2-3 सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखना। बहुत बड़े सवाल का आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो में। आमतौर पर पेशेंट से सवाल करते हैं कि हमने इलाज लिया था अपने मेंटल इलनेस का और उसके कुछ समय के बाद हमारे को वो लक्षण वापस लौट आए, हमारा रिलैप्स हो गया। कुछ लाइफ में ऐसी घटना घटी जिसके बाद हम फिर से वैसे ही पहले की तरह सोचने लगे, हमारा मेंटल स्टेट वैसा ही हो गया। ऐसा क्यों होता है? और ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है क्योंकि बहुत से लोगों का ये अनुभव होता है कि उन्हें रिलैप्स हो जाते हैं या थोड़ा ही समय होता है जब दवा से अच्छा असर आया होता है, पर फिर भी वो पहले जैसे स्टेट में पहुंचते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि बहुत से पेशेंट्स का पूरी तरह से रिलैप्स नहीं होता, पर फिर भी कुछ लक्षण उनके वैसे ही लौट आते हैं जैसा वो पहले महसूस करते थे। साथ ही कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि हम अपने को बदल रहे हैं, हमने मेडिटेशन शुरू कर दी, हमने कोई थेरेपी की एक्सरसाइज लगानी शुरू कर दी, 2-4 दिन तक तो आराम मिला, पर फिर उसके बाद वैसा ही हमारा मेंटल स्टेट हो गया। मतलब पेशेंट पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ, पर कुछ दिन उसने अपने अंदर इंप्रूवमेंट को नोटिस किया और फिर से उसको वही लक्षण वापस एक्सपीरियंस में आने लगे। मान लीजिए सोमवार मंगलवार तक उसको वो लक्षण आते थे, उसने अपनी कोई एक्सरसाइज करी जैसे ओसीडी या डिप्रेशन के इलाज के लिए, फ्राइडे सैटरडे तक पेशेंट ने बहुत अच्छा महसूस किया, पर फिर अगले रविवार सोमवार को फिर से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, वो फिर से अपने को बीमार महसूस करने लगा। या पेशेंट अगर कोई एक्सरसाइज पर काम करने लगता है, कुछ ही दिनों बाद फिर उसे करना छोड़ देता है, फिर से वो वैसा हो जाता है। तो ऐसे कई सारे अनुभव लोगों को एक्सपीरियंस करने में आते हैं जहां वो ऐसा पाते हैं कि वो अपने को बेहतर बना रहे हैं, पर फिर से वो पहले जैसे हो गए। तो कभी कभी तो लोगों को लगता है कि शायद इलाज ही बेकार है, इलाज ही काम नहीं कर रहे, इस वजह से वो थेरेपी को छोड़ देते हैं, दवाइयां छोड़ देते हैं। और कभी कभी उनके मन में बैठ जाता है ये बीमारी ही लाइलाज है, इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट तो हो नहीं सकता, दोबारा बीमारी लौट आएगी, दोबारा से लक्षण लौट आएंगे, तो इसलिए कुछ भी प्रयास लेना बेकार है। और ऐसे में लोग उन सिम्टम्स के साथ जूझते रहते हैं और सही प्रयास नहीं ले पाते। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस तरह का एक्सपीरियंस क्यों होता है लोगों को, क्यों कुछ लोगों को कुछ लक्षण वापस लौट आते हैं, या वो जब उन्हें बदलने चलते हैं तो वो बहुत जल्दी बहुत आसानी से उन्हें नहीं बदल पाते। इस सवाल के जवाब के लिए सबसे पहले हम जानेंगे और समझेंगे कि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो अपने आसपास की दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी को परसीव करने के लिए बना है। मतलब कि किसी को अगर मेंटल डिसऑर्डर है तो उसके मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है, और ये जो नेगेटिविटी है ये केवल मन में नहीं है, माइंड में नहीं है, ये ब्रेन के अंदर आने वाले बदलावों की वजह से होती है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव का अनुभव करेगा, उसके ब्रेन की केमिस्ट्री में कुछ ऐसे बदलाव आएंगे कि वो नेगेटिवली सोचना शुरू करेगा और उसको अपनी आसपास की दुनिया में नेगेटिविटी दिखाई देगी। या अगर उसे किसी भी तरह की बीमारी है, ओसीडी है या बाइपोलर है, तो दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने के लिए उतारू रहता है। क्योंकि दिमाग की केमिस्ट्री, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शन कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि एक व्यक्ति किसी भी तरह की परिस्थिति में नेगेटिव सोच सकता है। तो मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो नेगेटिव इसलिए देखता है क्योंकि वो खतरे देखने के लिए बना हुआ है, डिजाइन ही इस तरह से हुआ है। सदियों पहले हम जो इंसान थे उनका दिमाग कुछ इस तरह से विकसित हुआ कि वो आसपास की दुनिया में खतरे महसूस करते थे। उन खतरों से बचाव करने के लिए दिमाग जो था हमेशा सतर्क रहता था। सतर्क रहना दिमाग की एक जरूरत थी, आवश्यकता थी, क्योंकि उससे हम इंसान अपना बचाव कर सकते थे। तो धीरे धीरे सदियां बीत गई, हजारों साल निकल गए, पर हमारे दिमाग का देखने का, महसूस करने का ढंग नहीं बदला। वो अपने आसपास की दुनिया से कुछ ऐसा ही संबंध बनाता है जिसमें वो सबसे पहले खतरे भांपता है। तो इस वजह से हम सभी का दिमाग जो है वो नेगेटिव सोचने के लिए बना है, और कोई भी पॉजिटिविटी का जो एफर्ट होता है वो हमें खुद अलग से लेना पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी रही है, या अगर नेगेटिविटी नहीं भी रही है, तो भी हमारा दिमाग जो है जेनेटिक या बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से नेगेटिव होने के लिए बना है, जिसकी वजह से बिना बात के भी ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी मन में आने लगी है। घर के अंदर सुख सुविधाएं हैं, सब तरह की फैसिलिटीज हैं, लाइफ में कोई इतना बड़ा तनाव भी नहीं है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि दिमाग जो है वो ऑब्सेशन में जाए जा रहा है, रूमिनेट कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस ऑलरेडी बने हुए होते हैं जिस वजह से दिमाग नेगेटिविटी को कैच करता है। तो मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिविटी एक ह्यूमन एफर्ट है। इंसान के कॉन्शियस एफर्ट की वजह से ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है। इसको कुछ इस तरह से लेंगे कि जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश होती है और कोई एक पार्क है, एक मैदान है, और वहां पर जंगली घासें उग जाती हैं।
वहां पर किसी भी तरीके की घास, पेड़ पौधे उग सकते हैं। कोई भी बीज है जो किसी पक्षी ने वहां पर फेंक दिया, उससे कोई पेड़ पौधा निकल आएगा। तो वहां किसी भी तरीके की पैदावार हो सकती है और कुछ ही समय में हम देखेंगे कि वहां पर अलग अलग तरह के फूल, पत्ते, पेड़ पौधे निकल आए। अब अगर उस बगीचे को, उस पार्क को, मैदान को अगर ठीक ठाक रखना है तो उसके लिए वहां पर एक माली को अपॉइंट करना पड़ेगा। वो माली सारे जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनको हटाएगा और वहां पर कोई फूल, पत्ते या कोई पौधे अगर लगाने हैं जिससे कि महक आए, जिससे कि सुंदर लगे वो बगीचा, उसके लिए अलग से एफर्ट लेने होंगे। तो नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो हमारे को बाय डिफॉल्ट नेगेटिव बनाती है। मतलब कि वो कुछ भी कर देगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, जहां पर चीजें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। पर किसी भी चीज को सुंदर बनाने के लिए हमें खुद से प्रयास लेने पड़ते हैं। तो नेचर ने तो कुछ भी पौधे उगा दिए, पर अगर हम चाहते हैं कि वहां एक सुंदर सा पार्क और बगीचा दिखे तो उसके लिए प्रयास करने होंगे। हमारा मन भी इसी तरह का होता है। अपने हाल पे छोड़ दोगे तो दिमाग नेगेटिव हो जाएगा। जीवन में किसी तरह की बीमारी आई, किसी तरह के कष्ट आए तो दिमाग की टेंडेंसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव देखने के लिए खुद को ट्रेन कर लेगा। वो ट्रेनिंग जो हुई है वो इसी तरह की है जैसे कि बारिश की वजह से किसी भी तरीके के पेड़ पौधे उग गए। पर अगर हमें उस नेगेटिविटी को साफ करना है, वहां से काट छांट करनी है, अच्छी पैदावार करनी है, तो हमारे को पॉजिटिव थॉट्स के पौधे उगाने पड़ेंगे। तो पॉजिटिविटी कुछ ऐसी है जिस पे कि अलग से एफर्ट लेना पड़ता है, जबकि हमारा दिमाग अलग अलग हालातों और परिस्थितियों में नेगेटिव होने के लिए बना है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हम खतरे देख रहे हैं या हम ऑटोमेटिक मोड में अगर चलें तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहां मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ऑटोमेटिक। पहली चीज मैंने क्या बताई, दिमाग नेगेटिव क्यों है, क्योंकि खतरे देख रहा है। दूसरी चीज कि दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चलने के लिए बना है। हम कोई भी चीज सीखते हैं जीवन के अनुभवों से, हमने जो भी चीज सीखी, समझी, जानी, उसको हमारा दिमाग बार बार जीने की कोशिश करता है, रिपीट करता है, उसको बार बार दोहराता है। जो आदतें बन गई, दिमाग उसका एक ऑटोमेटिक मोड क्रिएट करेगा। अब अगर हमने नेगेटिविटी सीखी है, अगर दिमाग के अंदर सालों से हमारे नेगेटिव थॉट्स पनप रही हैं, किसी वजह से हमारे बिलीव्स, हमारे सोचने का तरीका नेगेटिव हो गया है, आसपास की दुनिया में खतरे दिख रहे हैं, डर लगते हैं बहुत, एंजाइटी होती है बहुत, कुछ भी प्रयास ले लें, हर प्रयास लेने से ऐसा लगता है कि कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो दिमाग हमेशा नेगेटिवली देखेगा और इस तरह से नेगेटिविटी का एक ऑटोमेटिक मोड चालू हो जाता है, एक्टिवेटेड रहता है। तो परिस्थिति बदल जाए पर फिर भी दिमाग का वो ऑटोमेटिक मोड जो है वो चालू रहेगा और वो हमें किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसमें हमें डरा सकता है। हमारा दिमाग हमारे को नेगेटिव महसूस करा सकता है, डिप्रेसिंग सा आउटलुक बना सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक मोड चालू है। वो ऑटोमेटिक मोड कहां से बना? हमारे लाइफ की कंडीशनिंग, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। तो यही वजह होती है कि जब एक व्यक्ति अपने ऊपर थेरेपी की टेक्निक लगाने लगता है, 2-4 दिन कुछ नयापन रहता है, कुछ नई टेक्निक लगा रहा है, माइंड को नए तरह से एनालाइज कर रहा है, 3-4 दिन के बाद उसके जो एफर्ट्स होते हैं उसमें एक सैचुरेशन आ जाती है। सैचुरेशन आने के बाद अब उसको ये नहीं लगता इसके आगे मैं कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं। जितनी समझ ली थी उस समझ से जो जो चीजें अप्लाई की थी वो हो गया। अब दिमाग के अंदर एक बदलाव आता है, दिमाग के अंदर एक गिरावट आती है। अब कुछ नयापन नहीं रहता, नया कुछ लगाने में कुछ रिजल्ट्स नहीं आते। तो अचानक से जब दिमाग खाली होता है तो पुराना जो ऑटोमेटिक मोड है वो चालू हो जाता है। फिर से हमारा दिमाग जो है वही सब नेगेटिविटी लाने लगता है और एक व्यक्ति को लगता है कि 3-4 दिन तो सब अच्छा था, उसके बाद से चीजें वैसे ही होगी, पुरानी जैसी। क्यों? क्योंकि वो नएपन का असर थोड़े ही टाइम तक रहेगा, उसके बाद हमारा जो दिमाग का जो सोचने का जो ढंग है वो चालू रहेगा, वो भी खत्म नहीं हुआ है। नएपन की वजह से लगता है कि वो खत्म हो गया है। कई लोग कहते हैं कि अरे वाह, एक दिन हमने काउंसलिंग सेशन अटेंड किया, सारी नेगेटिविटी दूर हो गई। 3 दिन बाद फिर से नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो फिर आएंगे, कहेंगे कि अरे आपकी वो काउंसलिंग सेशन का एक बार तो बड़ा अच्छा असर हो गया, बहुत मोटिवेटेड हो गए, नई नई चीजें कर ली। 3 दिन बाद फिर से फुस हो गए, फिर से वही सब चीजें होने लगी। लगता है कि काउंसलिंग बेकार थी, या लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि मुझसे हैंडल नहीं हो रही। एक्चुअल में इसका रीजन ये नहीं है कि काउंसलिंग का वो सेशन इनएफेक्टिव था या वो जो बातें कही गई थी वो सब बेकार थी। नहीं, उन बातों को, उन सेशंस के इंपैक्ट को आने में काफी समय लगता है। इनफैक्ट बहुत अलग तरह से अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग का जो ढांचा, स्ट्रक्चर, नेचर है वो बदलेगा। तो ऑटोमेटिक मोड में एक इंसान वैसे ही सोचता रहता है जिस वजह से उसके सिम्टम्स दोबारा से लौट सकते हैं। सेम चीज तब होती है जब हम दवाइयां लेते हैं। दवाइयों से कुछ समय के लिए हमारा थिंकिंग स्टाइल चेंज हो जाता है, लगता है कि दुनिया बड़ी हसीन है, एंजाइटी जैसा तो कुछ लग ही नहीं रहा, शरीर पर काबू आ गया है, क्योंकि दवा आपके उन सिम्टम्स को दबा देती है।
कुछ हद तक आपकी ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ स्थायी बदलाव भी ला सकती है। कुछ बदलाव ऐसे होंगे जो दोबारा से नेगेटिविटी नहीं लाएंगे, पर पूरी तरीके से आपके ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरॉन के कनेक्शन चेंज नहीं होते इन दवाओं से, क्योंकि ये दवाइयां थोड़ा सा ही असर लाती हैं, दिमाग के कुछ ही हिस्सों पर असर डालती हैं। इस वजह से आपके एक लेवल तक तो आपके लक्षण चले जाते हैं, पर पूरी तरह से आपकी सोच और आपके देखने के नजरिए में परिवर्तन नहीं आता। इस वजह से जब थोड़े समय के बाद उस दवा का असर कम होने लगता है, या दवा छूट जाती है, या आपके जीवन में परिस्थितियां बदल जाती हैं, तनाव आ जाता है दोबारा से, तो आपका वो जो थिंकिंग मोड और स्टाइल था वो दोबारा से एक्टिवेटेड हो जाता है, जिस थिंकिंग स्टाइल में आपने कई साल बिताए हैं। इस वजह से आपका जो डिसऑर्डर है वो दोबारा से रिलैप्स कर सकता है। हो सकता है कि इस बार कंटेंट अलग हो, अलग विषय हो, अलग टॉपिक हो, अलग समस्याओं पर आप सोच रहे हो, पर आप पाएंगे कि आपका सोचने का तरीका वैसा ही है। फिर से आप डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, फिर से आपके अंदर ताकत नहीं है समस्याओं को हैंडल करने की, आप सुलझा नहीं पा रहे, पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, क्योंकि डीप डाउन आपकी जो ब्रेन की जो कंडीशनिंग है वो दोबारा से आपको वो सब सोचने पर मजबूर कर रही है। तो पहला रहा खतरों को ज्यादा देखने की आदत, दूसरा रहा हमारा ऑटोमेटिक मोड, हमारी कंडीशनिंग, हमारा हैबिचुअल मोड ऑफ थिंकिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और वो ये है कि हमारे जीवन में, डेली लाइफ में रोज कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। अब मान लीजिए आप दवाओं का इलाज ले रहे हैं या थेरेपी का इलाज ले रहे हैं, आपने कोई टेक्निक लगानी शुरू की। जो टेक्निक आप लगाते हैं वो उन सिम्टम्स पर लगाते हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी आपकी सोच में, आपके बिहेवियर में बने हुए हैं। पर आपके बिहेवियर में और सोच में रोज बदलाव भी आ रहे हैं। आप रोज अपने आसपास की दुनिया से नई नई चीजें ग्रहण करते हैं, कई सारे सेंसरी स्टिमुलेशंस आते हैं, नए नए तरीके के थॉट के कंटेंट आपके तैयार हो रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस जुड़ रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जिनसे अपनी एक नेगेटिविटी आ सकती है। तो होता यह है कि इससे पहले कि आपने खुद को बदला हो, आप एक नई तरह की नेगेटिविटी और तनाव का अनुभव करने लगते हैं। उस वजह से आपके दिमाग में फिर से बदलाव आ जाते हैं। मतलब अगर आप किसी तरह से पॉजिटिव होने लगे, अब वो पॉजिटिविटी एक दायरे में होती है। एक प्रकार के सिम्टम्स को लेकर आप पॉजिटिव होना शुरू होते हो। कोई एक सिम्टम है जिसको दूर करने के लिए आपने 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रयास लिया और आपको उसमें रिजल्ट आने लगे, पर इसका मतलब ये नहीं आपका भी पूरा इलाज हो चुका है। अभी नए परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको तैयार होना है। तो जैसे ही कोई नई परिस्थिति में थोड़ा सा तनाव आता है, आप फिर से नेगेटिव महसूस करते हो। आपको लगता है कि अरे 2 हफ्ते से थेरेपी ले रहे हैं, असर ही नहीं आया। अरे आपने जो बताया था वो 1 हफ्ते तक तो असर कर गया, उसके बाद तो आपकी बताई हुई टेक्निक्स का कोई असर ही नहीं आया, फिर से हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर वो दोबारा नेगेटिविटी आ रही है क्योंकि आप पर थेरेपी काम नहीं कर रही या आप पूरी तरह से नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है कि अभी आप पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं, पूरी एबिलिटी आपकी नहीं बढ़ी है कि आप अलग अलग हालातों में, अलग अलग आने वाले उतार चढ़ावों का पूरी तरह से सामना कर सकें। इसे हम कहते हैं कि आपने अभी तक कोपिंग स्किल्स लर्न नहीं की हैं। कोपिंग स्किल्स का मतलब होता है कि मन में आने वाले उतार चढ़ावों का हम कैसे सामना करते हैं, किस तरह से खुद की मदद के लिए अपने मन में नेगेटिविटी को हैंडल करते हैं। जब हमारी कोपिंग स्किल्स बहुत ही खराब होती हैं तो मानसिक लक्षण आ जाते हैं, और कोपिंग स्किल्स खराब होने की वजह से हमारे ये सिम्टम्स बने रहते हैं। और जितना आप थेरेपी लेते रहते हैं, अपने ऊपर प्रयास करके अपने को बेहतर बनाते रहते हैं, एक्चुअल में आप अपनी उन डिफिकल्ट हालातों से और लक्षणों से खुद की कोपिंग सीखते हैं, नए तरीके से उनसे डील करना, उनका सामना करना सीख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक लक्षण का सामना करना सीखा तो आप पूरी मेंटल हेल्थ को बेहतर करना सीख गए। आपको बड़े सारे पहलुओं पर ध्यान देना है। नेगेटिव थिंकिंग है, इमोशंस में आने वाले उतार चढ़ाव हैं, आपकी गलत आदतें हैं, आपकी नींद की समस्याएं हैं, आपको कोई एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह के आपके रिश्तों में गड़बड़ी हो सकती है। तो जीवन के अलग अलग हिस्से, अलग अलग पहलू हैं जहां से आप नेगेटिविटी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप थेरेपी किसी एक चीज पर लगाना शुरू करोगे तो लाइफ के सारे एरियाज पर असर आ जाएगा, या एक बार अगर आपने थेरेपी की एक्सरसाइज लगा ली तो लाइफ में कभी दोबारा कोई सिम्टम नहीं आएगा और फिर उस सिम्टम पर आप हमेशा उस टेक्निक को लगा पाओगे। नहीं, कई बार दोबारा से प्रयास लेने होते हैं। जैसे आप इसको इस तरह से समझें कि आप सुबह के समय योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। अक्सर ऐसा रिकमेंड भी किया जाता है कि भाई सुबह उठ के आधा घंटा 1 घंटा योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो और थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लो। अब उम्मीद रहती है कि सुबह हमने योगा कर लिया, पूरा दिन तक उसका असर रहेगा। ऐसा नहीं होता। आपको अलग अलग टाइम पर मेडिटेटिव होना पड़ता है, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से खुद को रिलैक्स करना पड़ता है। योगा के एक्सपर्ट शायद हो सकता है आपको बोले कि सुबह के टाइम योगा कर लेना, शाम को योगा कर लेना, पर जब आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज से डील कर रहे हो तो सुबह से शाम तक बड़े सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
बहुत सारी चीजों से आपको डील करना पड़ता है। तो सुबह की एक्सरसाइज दिन भर में काम नहीं आएगी, वहां आपको कुछ और करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि आप योगा, ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन से ही अपना इलाज कर रहे हैं, तो आपको दिन में अलग अलग टाइम पर खुद को रिलैक्स करना पड़ेगा। अलग अलग टाइम पर आपको माइंडफुल मेडिटेशन करनी पड़ेगी, जिसमें आपको खुद को शांत करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, स्किल्स को लर्न करना पड़ेगा। तो एक बार की गई एक्सरसाइज पूरे दिन असर नहीं रखती। ये दवा नहीं है कि शरीर में गई और शरीर में वो बनी रहेगी और पूरे दिन तक आप पर असर लाएगी। कि भाई ब्लड प्रेशर की दवा ले ली, डायबिटीज के लिए वो इंसुलिन की कोई दूसरी कोई ऐसी दवा ले ली, इंजेक्शन ले लिया और पूरे दिन भर वो आपके शुगर के लेवल्स को मेंटेन करेगा और आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को मेंटेन करेगा। इस तरह से साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स काम नहीं करते। ये कोई दवा नहीं है जो बॉडी में जाकर रिलीज होती रहेगी धीरे धीरे और आपको ठीक रखेगी। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। यहां सिम्टम्स तब आते हैं जब आप अपने एनवायरनमेंट में कोई बदलाव महसूस करते हैं, मेमोरीज में चीजें बैठी हुई हैं, वापस लौट आती हैं, आपका सिम्टम आ जाता है। बहुत डायनामिक है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव प्रोसेस होता है ये। इसके अंदर दिन भर में कभी भी बदलाव महसूस कर सकते हैं आप। तो सुबह की हुई एक्सरसाइज या संडे को लिया हुआ सेशन जरूरी नहीं कि एक हफ्ते तक एप्लीकेबल रहे। उसका असर बनाने के लिए आपको एक नई सोच बनानी पड़ेगी, नया एक रवैया, नया एटीट्यूड अपनाना पड़ेगा और अलग अलग सिचुएशंस में आपको एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ेगा। आप दिन के किसी एक समय की गई एक्सरसाइज का लाभ पूरे दिन नहीं ले सकते, उसी तरह आप हफ्ते या महीने में लिए हुए एक सेशन का असर लंबा नहीं देख सकते, या आप किसी एक टेक्निक को चाहे खुद भी सीख रहे हो उसका असर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लंबे समय तक बना रहेगा या वो हर लक्षण पर बन जाएगा। आपको अपने अंदर कई अलग अलग तरह के बदलाव लाने पड़ सकते हैं। यही वजह होती है कि क्यों ये लक्षण कई बार वापस लौटते हैं, क्योंकि आसपास की दुनिया से आपका स्टिमुलेशन मिल रहा है, आपको नेगेटिविटी मिल रही है। आपको डील करने की आदत बनानी है, कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और जिसे मनोचिकित्सक कहते हैं कि रेजिलिएंट बनना है। रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हर पेशेंट को समझना सीखना चाहिए कि ये क्या होता है और कैसे रेजिलिएंट बना जाता है मेंटल हेल्थ से डील करने के लिए। इस पर कभी फुर्सत से और वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल मैंने इस पर कोई शॉर्ट वीडियो बनाई है या किसी दूसरी वीडियो में मैंने इस पर चर्चा की है, पर इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा कि रेजिलियंस क्या होती है और कैसे रेजिलियंस को डेवलप किया जाता है। शॉर्ट में बताऊंगा कि रेजिलियंस का मतलब होता है कि जब आप मेंटल हेल्थ या किसी भी क्रोनिक मेंटल इलनेस से डील कर रहे हैं, इनफैक्ट किसी फिजिकल डिसीज से भी अगर आप डील कर रहे हैं, तो आपके मन में और आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उन उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए आप कितनी क्षमता रखते हैं जिससे कि आप बहुत बुरा महसूस ना करें। मान लीजिए आपका डिप्रेशन था, डिप्रेशन का आपने इलाज ले लिया। अब डिप्रेशन का इलाज लेने के बाद फिर से आपके जीवन में कुछ कठिनाइयां आएंगी, पर अगली बार आप फिर से पहले जैसा महसूस ना करें, फिर से पहले जैसे ना बन जाएं। इस तरह का अगर आपके अंदर क्षमता है तो इसे हम कहते हैं कि रेजिलियंस है आपके अंदर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह की साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी। जैसे शरीर के अंदर एक बार वैक्सीन चली गई, कोविड की या कोई भी वायरस की वैक्सीन ले ली, तो अब वो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करेगी ताकि कभी भी अगर इन्फेक्शन आएगा, वायरस शरीर के अंदर घुसेगा, तो बॉडी उसे लड़ने के लिए तैयार रहेगी, उसका सामना करेगी और दोबारा से वो बीमारी नहीं होगी। हो सकता है कि वैक्सीन के टाइम पर थोड़े बहुत इफेक्ट्स आए हो, बुखार चढ़ा हो, कुछ सिम्टम आए हो, पर जब एक्चुअल में वायरस एंटर करेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी क्योंकि आपने वैक्सीन ले रखी है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बन चुकी है। यही होता है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी में भी। जब आपको एक बार डिप्रेशन आ जाता है तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी बिल्ड हो सकती है। हालांकि हर पेशेंट में इम्यूनिटी बिल्ड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इसको बिल्ड करना पड़ता है। क्योंकि मानसिक बीमारियां ऐसी हैं जो हो सकता है कि अगर आप सही प्रयास ना ले रहे हो तो वक्त के साथ आपको हर अगला एपिसोड पहले से भी ज्यादा दुखी कर दे। पर अगर आप चाहें तो आपका एक एपिसोड के बाद हो सकता है दोबारा आप उस कंडीशन में कभी ना जाएं, मतलब आप रेजिलिएंट हो जाएं, मतलब आपके अंदर साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी आ जाती है। आप चाहें तो एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी ला सकते हैं, उसी को कहते हैं रेजिलियंस। मतलब कि हम दोबारा से पहले जैसे ना हो जाएं, अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी, स्ट्रेंथ इतनी बना लें कि एक बार जब उस एपिसोड से होकर निकले हैं तो दोबारा उस एपिसोड में एंट्री ना लें, दोबारा से वो एपिसोड उतना बुरा ना हो सकता है दोबारा डिप्रेशन होगा, हो सकता है दोबारा बाइपोलर का एपिसोड आएगा, हो सकता है दोबारा से ओसीडी अटैक करेगा, पर पहली जैसी कंडीशन नहीं बनेगी अगर आप रेजिलिएंट हैं। तो ये एक्चुअल लक्ष्य होता है क्रोनिक मेंटल इलनेसेस में, और एक्चुअल में हम जीवन में यही सीखते हैं जब हम रिलैप्स को रोक पाते हैं, क्योंकि हम रेजिलिएंट हो जाते हैं। अब आखिरी और इंपॉर्टेंट आपको कारण बताता हूं कि क्यों हमारे जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो वापस लौट आते हैं। मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विचारों में एक फर्क को समझते हैं। एक होता है कंटेंट ऑफ थॉट, एक होता है फॉर्म ऑफ थॉट। कंटेंट का मतलब है कि आप क्या सोच रहे हो। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ सोच रहा हूं,
पर फॉर्म ऑफ थॉट होती है कि मैं अपनी बात को कैसे कह रहा हूं, कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, कौन से उदाहरण ले रहा हूं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करके स्टेप बाय स्टेप आपको ये अपनी बातें बता रहा हूं, या मेरे सोचने का ढंग कितना डिटेल्ड है, कितना एनालिटिकल है, या जस्ट मैं बेसिक बातें कर रहा हूं। जैसे किसी वीडियो में मैं आपको टिप्स बता दूंगा, ज्यादा एनालाइज नहीं करूंगा, किसी वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो दोनों अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट शब्द भी फॉर्म से आया। कैसा फॉर्मेट है, क्या फॉर्म में मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं या आपको जानकारी दे रहा हूं। तो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, शॉर्ट फॉर्म है। लॉन्ग वीडियोस हैं, लॉन्ग फॉर्म है। लंबा पूरा डिस्कशन करेंगे, 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल में समझाएंगे। उसी तरीके से हमारे थिंकिंग के भी फॉर्म होते हैं, स्टाइल होते हैं। एक होता है जैसे कहेंगे कि ऑब्सेसिव स्टाइल है, एक कहेंगे हम कहेंगे रूमिनेटिव स्टाइल है, डिप्रेसिंग सेल्फ क्रिटिकल स्टाइल है। एक हम कहेंगे कि हाइपर विजिलेंट स्टाइल है, खतरे के हमेशा भांप रहे हैं, हमेशा तैयार है, हमेशा अलर्ट है। एक हम कहेंगे कि सेल्फ कॉन्शियस स्टाइल है, अपने बारे में बहुत पर्सनली लेने लगते हैं किसी चीज को, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं किसी सिचुएशन में। ये जो स्टाइल होते हैं, फॉर्म होते हैं, या इसे हम मोड ऑफ थिंकिंग भी कह सकते हैं, ये कंटेंट से अलग होते हैं। कंटेंट मतलब आप क्या सोच रहे हो। मैं आपसे पूछूं आप क्या सोच रहे हो इस टाइम, आप बताओगे ये सोच रहे हैं, हमारे मन में ये थॉट आ रही हैं। अक्सर क्या होता है कि हमारे दिमाग का कंटेंट तो बदल जाता है, पर फॉर्म जो होती है वो बनी रहती है। जैसे एक ओसीडी पेशेंट अक्सर ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि 18 साल की उम्र में ओसीडी हुआ था, तब हमारे को क्लीनिंग वॉशिंग ओसीडी हुआ था, कॉन्टेमिनेशन ओसीडी, साफ सफाई करते थे, हाथ धोते थे, इलाज लिया या किसी वजह से खुद ही कोपिंग कर ली, खुद ही वीडियोस देख देख के अपने को ठीक कर लिया। अब 25 साल की उम्र में इसी व्यक्ति को सेक्सुअल थीम का ओसीडी हो जाता है, माइंड में गंदी गंदी सेक्सुअल थॉट्स आने लगती हैं। तो होगा क्या कि ऐसे में पेशेंट का कंटेंट तो बदल जाएगा उसके ऑब्सेशंस का, या ये कहें कि उसकी थीम बदल जाएगी, पर ऑब्सेसिवनेस उसके अंदर मौजूद थी जिस वजह से उसको दोबारा से ओसीडी हुआ। तो ये फॉर्म ऑफ थिंकिंग जो होती है ये लोगों की अक्सर बनी रहती है। ये लोगों की पर्सनैलिटी, उनके थिंकिंग स्टाइल का पार्ट होती है। उनके जीन्स, उनकी बायोलॉजी, उनकी ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर काफी गहरे में बैठी होती है ऑब्सेसिवनेस। इस वजह से वो ऑब्सेस्ड कर जाते हैं अपने लाइफ के अलग अलग पड़ावों पर, जिस वजह से उनके कंटेंट तो बदल जाते हैं पर उनका ओसीडी बार बार लौट आता है। वो कहेंगे कि हमारे को 18 की उम्र में ओसीडी हुआ था, 25-30 की उम्र में दोबारा लौट आया। ऐसा क्या हो गया? क्या हम अंदर से कमजोर हैं? क्या हमारे अंदर कोई कमी है? क्या मेरे जीन्स में कोई दिक्कत है? नहीं, उसने अपने कंटेंट को तो दूर कर लिया पर अपनी ऑब्सेस करने की आदत को दूर नहीं किया। इस वजह से उसको ओसीडी दोबारा होगा। इसी तरह से जो लोगों को डिप्रेशन होता है उनका एक रूमिनेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग बना रहता है। रूमिनेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग का मतलब है कि चीजों पर बड़ी गंभीरता से सोचना, गहराई से सोचना, चीजों को बड़ा पर्सनली ले लेना। किसी ने कुछ कह दिया उसके लिए बड़े सेंसिटिव हो गए, और कई बार इस वजह से वो एक्स्ट्रा सोचकर उस प्रॉब्लम से डील करते हैं। वो बहुत ज्यादा पुरानी बातों में जा जाके सोचने की उनकी आदत होती है। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे और खुद ही उसको डील करने की कोशिश करेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। उनका जो स्टाइल ऑफ थिंकिंग है वो रूमिनेटिव होता है, गहराई में डूबते जाते हैं, सोचते जाते हैं। अब एक बार डिप्रेशन आया, जीवन में कुछ समस्याएं थी, तनाव थे, डिप्रेशन चला गया, इलाज ले लिया, वक्त के साथ शायद वैसी डिप्रेशन हील हो गया हो, क्योंकि डिप्रेशन के अंदर स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी बहुत कॉमन होती है। कई लोगों के डिप्रेशन 2-4 महीने में अपने आप ही चले जाते हैं। जीवन में बदलाव आ गए, डिप्रेशन चला गया, तनाव का कारण हट गया, डिप्रेशन चला गया। पर फ्यूचर में कभी डिप्रेशन आया, अब वो अपने आप नहीं जा पा रहा, फिर से डिप्रेशन आ गया। क्यों? क्योंकि रूमिनेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग उसका बना हुआ था। इसी के साथ मान लीजिए कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, साइकोटिक है, डिल्यूजन्स चले गए, दिमाग में कभी आए थे, किसी जमाने में बैठे हुए थे, चले गए, पर उस पर्सन की दूसरों को डील करने की, लोगों की इंटेंशन को जांचने की या लोगों पर भरोसा करने की आदत अभी तक नहीं आई है। वो अभी भी दूसरों पर शक कर सकता है, अभी भी उसको लगता है कि दूसरों से मुझे बच के रहना है, अभी भी उसको लगता है कि दूसरे मुझे किसी तरह से हार्म कर सकते हैं। हालांकि वो डिल्यूजनल नहीं है, उसके दिमाग में वो थॉट्स नहीं आ रहे, पर अंदर से वो थोड़ा गार्डेड रहता है, प्रोटेक्टिव रहता है। उसको लगता है कि मैं दूसरों से थोड़ा दूर ही रहूं, जरा सा कहीं से तनाव आ जाए तो मैं दूर हो जाऊं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी लोगों के प्रति शक करने की संभावना मौजूद है। इस वजह से वो आज अगर तनाव में था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, डिल्यूजन्स आए, इलाज से डिल्यूजन चले गए, दोबारा अगर उसको फिर से तनाव आता है तो चांसेस बने रहते हैं कि वो डिल्यूजनल हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर शक करने की, दूसरों से खुद का बचाव करने की टेंडेंसी अभी भी मौजूद है। तो ये एक खुद को गार्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का तरीका साइकोटिक पेशेंट्स में बहुत होता है। तो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, हेल्थ एंजाइटी थी, किसी वजह से एक टाइम पर कोई बीमारी का उनको डर बैठ गया,
थेरेपी ली, चला गया, दवाइयाँ ली, चला गया वो डर। फिर से फ्यूचर में किसी तरह की सिचुएशन आई। अब इस बार मान लीजिए पेशेंट को एक्चुअल में कोई बीमारी हो जाती है जिसके लिए मान लीजिए उसको 1-2 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या पहले जस्ट उसको किसी फैमिली मेंबर की बीमारी के लिए डर बैठ गया था, इस बार उसको खुद को वो बीमारी हो गई, उसको छोटा मोटा कुछ सर्जिकल प्रोसीजर कराना है। इस बार फिर से वो उतना ही डर सकता है जितना वो पहले डरा था, क्योंकि इस बार हालात तो बदल गए, कंटेंट तो बदल गया। इस बार दिमाग में अलग विचार आएंगे, पर विचारों को लाने का स्टाइल जो है, मोड जो है, वो आज भी वैसा है, अगर उसने अपने को खुद हील नहीं किया तो अक्सर इस तरह की समस्याएं तब आती हैं जब लोग दवाइयों से इलाज कर लेते हैं अपना। मैं बार बार ये कहता हूं कि दवाइयों के इलाज की जगह साइकोलॉजिकल इलाज करो, क्योंकि मेरा पिछला 12-13 साल का अनुभव ये बताता है, मेरे बहुत से पेशेंट्स के आज भी मैं कांटेक्ट में हूं। 5 साल पहले, 8-8 साल पहले पेशेंट्स कई बार मुझे दोबारा कांटेक्ट करते हैं, पर मैं एक चीज देखता हूं, अगर इन लोगों ने अच्छे से अपनी थेरेपी ली थी, दोबारा जब इनको वो प्रॉब्लम आती है वो उतने परेशान नहीं होते, उतने डिप्रेस्ड या उतने एंग्शियस नहीं होते। पिछले 2 हफ्तों में ही मुझे ऐसे 4-5 पेशेंट्स ने कांटेक्ट किया जिनका मैं 6 साल पहले, 8 साल पहले थेरेपी की थी। आज वीडियो बनाने से कुछ हफ्ते पहले और कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं मैं देख के हैरान होता हूं, क्योंकि हमें भी ये चीजें नई नई देखने को मिलती हैं। इसीलिए हमारा जो कन्विक्शन है वो और भी मजबूत होता है कि क्यों साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एक पेशेंट को रेजिलियंट बना देते हैं। सालों साल पहले इस पेशेंट को बहुत एंजाइटी थी, पैनिक अटैक हुए थे, बिल्कुल हॉस्पिटलाइज होने की कंडीशन उसने अपनी बना ली थी। उसने थेरेपी ली, 2-4-6 महीने लगकर उसने थेरेपी ली। सारा उसका जो स्टाइल और मोड ऑफ थिंकिंग है उसको बदलना आ गया। कुछ चीजें बच जाती हैं, कुछ उसके बिलीव्स, कुछ उसके माइंड की टेंडेंसीज बची हुई रह जाती हैं। हर चीज हील नहीं होती, हर चीज क्योर नहीं हो सकती मानसिक बीमारियों में। कुछ चीजें बनी रह गई, उसको दोबारा से अपने लाइफ में कोई हालात महसूस किए जहां वो डिफिकल्टी फेस कर रहा था, दोबारा से उसको कोई बीमारी, कोई डिप्रेसिंग थिंग, कुछ ऐसी चीजें आई। इस बार वो फील तो कर रहा है डिप्रेशन, इस बार वो फील तो कर रहा है एंजाइटी, पर वो खुद कहता है, मैं पेशेंट के बात करने से बता सकता हूं, पेशेंट खुद भी एडमिट करता है कि वो वाले हालात आज नहीं है वो जो मैंने 2016 में, 2014 में अनुभव किए थे। वो कहता है, खुद बताता है कि इस सिचुएशन को मैंने ऐसे डील कर लिया है, बस ये थोड़ी सी चीज मुझसे नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने आपसे दोबारा कंसल्ट किया। और यही देखकर मैं और भी यकीन के साथ कहता हूं कि हां, हम सभी लोग रेजिलिएंट हो सकते हैं। इतने बुरे बुरे कंडीशन में हमने पेशेंट देखे होते हैं, और जब वो रेजिलिएंट हो जाते हैं, अपने थिंकिंग का फॉर्म, स्टाइल चेंज करना उन्हें आ जाता है, अपनी थेरेपी करना जानते हैं, अपने बिलीफ्स को चेंज करना सीख जाते हैं, मजाले उनको दोबारा कभी वैसा ही एक्सपीरियंस हो जाए जैसा उनको पहली बार हुआ था जब वो बुरी हालत में थे, या तो उन्होंने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लिया था या जब उन्होंने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लिया था। तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स का पक्का असर आता है। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, किताबों में, रिसर्च में तो पढ़ते ही हैं, उनको पढ़ पढ़ के तो कॉन्फिडेंस हमेशा रहता ही है, पर इतना पक्का है कि जब हम अपना फॉर्म, अपना बिलीफ चेंज कर लेते हैं, अपना दुनिया को देखने का ढंग, रवैया, नजरिया बदल लेते हैं, हमारे को वो बीमारियां या तो होती नहीं, या अगर होती हैं दोबारा इतने माइल्ड होती हैं कि हम पिछले जैसे स्टेट में नहीं पहुंच पाते, पहुंच ही नहीं सकते। दिमाग की पूरी कंडीशनिंग ही बदल गई, दिमाग का देखने का ढंग ही बदल गया। और यही वजह है कि क्यों कई लोगों को सालों साल पहले या कुछ साल पहले दवाई लेने के बाद भी दोबारा से रिलैप्स होते हैं, क्योंकि दवाइयां कभी आपको रेजिलिएंट नहीं बनाती। दवाइयां आपको रेजिलिएंट बना ही नहीं सकती, उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, दवाइयां उस तरह का असर लाती ही नहीं हमारे ऊपर। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना, अपने फॉर्म ऑफ थिंकिंग को चेंज करना कुछ हद तक हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में नहीं हो सकता है। यही वजह होती है कि क्यों डॉक्टर्स कहते हैं कि कई बीमारियां इनक्योरेबल हैं, उनका क्योर नहीं है। ये इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि डॉक्टर को मजा आता है, या डॉक्टर नाकामयाब है, नाकाम है, कुछ आता वाता नहीं है, कोई इनकी मेडिकल साइंस के पास कुछ आंसर नहीं है, बेकार में लोगों को इलाज बेच रहे हैं, इस वजह से नहीं कहा जाता। वो इस वजह से कहा जाता है कि हर पेशेंट उतना रेजिलिएंट नहीं बन पाता, उतना गहरे में अपने को हील नहीं कर पाता, जिस वजह से उसके लक्षण दोबारा लौटते हैं। और हमारी ब्रेन केमिस्ट्री, हमारी कंडीशनिंग, हमारे जीन्स, ना जाने किस किस तरीके के लक्षण हमारे अंदर लाते रहते हैं। तो ये चीजें आपके लिए समझना जरूरी है कि क्यों ये लक्षण वापस लौट आते हैं, या ये क्यों ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से खुद को कई बार ठीक नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो ऑब्सेसिवनेस बनी रहती है, रूमिनेटिव स्टाइल ऑफ थिंकिंग बना रहता है, एंजाइटी के लिए वो वरी वाली आदत बनी रहती है, वर्स्ट केस सिनेरियोस देखने की आदत बनी रहती है। वो जो हमारी थिंकिंग का जो स्टाइल है, स्ट्रक्चर, ढांचा है, वही बीमारी को वापस लाता है। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस स्ट्रक्चर को, उस फॉर्म, स्टाइल ऑफ थिंकिंग को चेंज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। कंटेंट तो आता जाता रहता है, आज कोई हेल्थ की चिंता हो गई, कल कुछ और बीमारी की चिंता हो गई, कभी कैंसर का डर लग रहा है, कभी हार्ट अटैक का डर लग रहा है,
कभी कुछ तो कभी कुछ, अब एक नया एपिडेमिक आ जाएगा, फिर से वो कोविड के बाद फिर से कोई नए डर बैठ जाएंगे लोगों के मन में। वो तो बदलता रहेगा, उसमें कुछ नया नहीं है। आपका स्टाइल ऑफ थिंकिंग बदला, वो आपने कभी चेंज किया? क्या आपने चीजों को देखने का ढंग बदला? अगर वो बदला तो ही आपके अंदर स्थायी परमानेंट चेंज आएगा, तभी आप मेंटल हेल्थ से प्रॉपर रिकवरी ले पाओगे। नहीं तो ये क्या इलाज, क्या है दवाई वाले, पलट पलट के नई नई दवाइयां देता रहेगा डॉक्टर, नए नए तरीके से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, अपने अंदर जा जाके एनालाइज करते रहोगे लक्षणों को, इसी में रह जाओगे। मिलेगा क्या? जीवन को जीने का नया ढंग सीखना पड़ता है, नया एटीट्यूड मेंटल हेल्थ को लेकर बनाना पड़ता है, नए तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को रीडिफाइन करना पड़ता है और नए तरह की सोच में ढलना पड़ता है, तभी जाकर मेंटल हेल्थ में पूरी तरह से रिकवरी होती है। और अगर हम ये प्रयास ले लेते हैं तो अच्छी रिकवरी हो जाएगी। रिलैप्स हो भी जाएगा तो उतना बुरा नहीं होगा या होगा ही नहीं रिलैप्स। और अगर हमने अपने अंदर ये बदलाव नहीं लिए तो पलट पलट के बीमारियां चोट पहुंचाएंगी, परेशान कर सकती हैं, दुखी कर सकती हैं। खासकर कि कुछ ऐसी बीमारियां जिनमें रिलैप्स के चांस बहुत हाई होते हैं, और या किसी की हिस्ट्री में अगर जाएं और पता चले कि 2-3 रिलैप्स इस पेशेंट को हो चुके हैं, तब उस कंडीशन में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि साइकोलॉजिकली खुद को मैच्योर बनाया जाए, रेजिलिएंट बनाया जाए, कोपिंग स्किल्स इंप्रूव की जाए, तब जाकर हम अपने अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और अपने को स्टेबल मेंटल हेल्थ दे सकते हैं। तो ये रहे कुछ कारण कि भाई क्यों सिम्टम्स लौटते हैं, और उसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया कि कैसे आपको अप्रोच करना है, क्यों साइकोलॉजिकल वर्क करने की नीड है, और कैसे आप इस तरह के रिलैप्सेस को, इस तरह के उतार चढ़ावों को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे अपने को और बेहतर बनाने के लिए रेगुलर प्रयास ले सकते हैं। तब जाकर आप अपने को एक बेहतर इंसान और एक स्वस्थ इंसान के तौर पर देख पाते हैं।